हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडीज मयंक। मैं हूं आपका मयंक। हम लोग आज से यहाँ पर क्लास 9th NCERT हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं। आज आपका यहाँ पर अध्याय पहला है। यहाँ पर हम लोग दुनिया की सबसे महानतम क्रांतियों में से एक फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं हमें क्या क्या डिस्कस करना है यहाँ पर। आप लोग जानते हैं कि दुनिया में कहीं भी विद्रोह या क्रांति अपने आप नहीं होती है। उसके पीछे कई सारे कारण उत्तरदायी होते हैं, चाहे वो राजनीतिक कारण हो, सामाजिक कारण हो, या फिर कई बार आर्थिक कारण भी होते हैं। और कई बार हम लोग देखते हैं कि जब लोगों के धार्मिक विश्वासों पर चोट की जाती है तो धार्मिक कारणों की वजह से भी विद्रोह या उन्माद भड़क उठता है। और विद्रोह कई बार इतना विशाल रूप ले लेता है कि वहाँ पर एक क्रांति हो जाती है। क्रांति का सामान्य सा अर्थ होता है कि जब हम पुरानी व्यवस्था के स्थान पर नई व्यवस्था को लागू करते हैं तो क्रांति कहलाती है। आज का जो फ्रांसीसी क्रांति है, अगर हम इसको अपने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या फिर 1857 की जो क्रांति है उससे कोरिलेट करके पढ़ेंगे तो हम चीज़ों को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर मैं अध्याय में कोशिश करूँगा कि जो भी फ्रांसीसी क्रांति में जो जो चीज़ें घटित हुई हैं उनको अपने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम या 1857 की क्रांति से कोरिलेट करूँ, ताकि चीज़ों को आपको अच्छे से समझ में आ सकें। आप लोग जानते हैं कि यहाँ पर जो क्रांति हुई है वो 1789 में हुई है। तो यहाँ पर अध्याय में स्टार्टिंग जो हुई है वो बताया गया है कि 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, उत्तरार्ध का मतलब 18वीं सदी का जो अंतिम पीरियड है उसमें फ्रांसीसी समाज कैसा था। तो 1789 में जो यहाँ पर क्रांति हुई है उससे पहले फ्रांसीसी समाज जो था वो 3 स्टेट में डिवाइड था। स्टेट का सादा सा मतलब है सत्ता और सामाजिक हैसियत को अव्यक्त करने वाली श्रेणी। जैसे हमारे यहाँ पर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था हुआ करती थी। तो वर्ण व्यवस्था में आप लोग जानते हैं सबसे ऊपरी पायदान पे कौन थे? ब्राह्मण थे। सबसे ऊपरी पायदान पे ब्राह्मण हुआ करते थे। ब्राह्मणों से नीचे क्षत्रिय थे, है ना। क्षत्रिय के नीचे वैश्य आते थे और वैश्य के नीचे शूद्र आते थे। तो वैसे ही यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ पर भी एक तरह की वर्ण व्यवस्था थी जिसे यहाँ पर स्टेट कहा गया है। तो यहाँ पर 3 स्टेट थे। यहाँ पर प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग शामिल था। पादरी वर्ग मतलब जो चर्च में पूजा पाठ के काम करते हैं उनको पादरी कहा जाता है। जैसे हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था में सबसे ऊपरी पायदान पर ब्राह्मण थे, वैसे यहाँ पे प्रथम स्टेट में सबसे ऊपरी पायदान पर पादरी वर्ग को रखा गया था। तो पादरी वर्ग का मतलब है जो चर्च के काम काज संभालता है वो व्यक्ति पादरी कहलाता है। जैसे मंदिर में पुजारी होता है, मस्जिद में मौलवी होता है, वैसे ही चर्च में पादरी होता है। द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग शामिल था। कुलीन वर्ग में शासक के परिवारीजन, इस राजा के जो परिवार के लोग हैं, राजा के पुत्र पुत्री वगैरह हैं, या फिर जो शासन में उच्च स्तर के मंत्री वगैरह हैं, वो सब कुलीन वर्ग में शामिल थे। फिर तृतीय स्टेट के लोग आ जाते हैं। तो तृतीय स्टेट में आप लोग देखेंगे यहाँ पर भी कैटेगरी डिवाइड है। तृतीय स्टेट में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि सबसे ऊपरी पायदान पर हैं, फिर उनसे नीचे कुछ लोग हैं, फिर उनसे नीचे कुछ लोग हैं। तो तृतीय स्टेट में सबसे ऊपर जो सबसे संपन्न लोग थे उनमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी, अदालती कर्मचारी, वकील आदि शामिल थे। फिर इनसे नीचे के स्तर में किसान और कारीगर आते थे। फिर सबसे नीचे इसमें जो है छोटे किसान, भूमिहीन मजदूर और नौकर आते थे। इन सब में आप लोग देखेंगे जो तीसरे स्टेट के लोग थे यही लोग केवल टैक्स भरते थे। यानी इन सब में ना तो प्रथम स्टेट के लोग टैक्स देते थे, ना ही द्वितीय स्टेट के देते थे। केवल थर्ड स्टेट वाले जो लोग हैं, तृतीय स्टेट वाले जो लोग हैं, यही टैक्स भरते थे। यानी यही लोग केवल टैक्स अदा करते थे। प्रथम जो 2 स्टेट के लोग हैं जिसमें कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोग शामिल हैं, इनको कुछ जन्म से विशेषाधिकार प्राप्त थे। जैसे कि इन्हें करों से छूट प्राप्त थी, इनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। इसके अलावा इन्हें सामंती अधिकार भी मिले हुए थे। देखिए, सामंती व्यवस्था यूरोपीय समाज की एक प्रमुख व्यवस्था रही है। जैसे आप लोगों ने अपने भारतीय समाज में जमींदारों को देखा है कि राजा जो है जमींदारों को कुछ अधिकार दे देता था। तो जमींदार क्या करते थे, जो शासक होता था शासक का कानून अपने क्षेत्र पर अप्लाई करवाते थे। इसके अलावा लोगों से कर वगैरह वसूल कर राजा तक पहुंचाते थे। तो हमारे यहाँ आपने जमींदारी व्यवस्था देखी है। तो जमींदारी भी एक प्रकार की सामंती व्यवस्था ही है। तो यहाँ पर भी शासक जो था वो सीधे तौर पर अपना शासन नहीं चलाता था, बल्कि अपने अधीनस्थ लोगों को कुछ शक्तियां देकर अपना शासन कार्य चलवाता था। तो ऐसे लोगों को सामंत कहा जाता था। तो यहाँ पर जो प्रथम 2 स्टेट के लोग हैं जिसमें कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग के लोग शामिल हैं, इनको सामंती अधिकार भी मिले हुए थे। लगभग 60% जमीनों पर कुलीनों का, चर्च और तीसरे स्टेट के जो अमीर हैं, जिसमें कि आप लोग देख पा रहे हैं बड़े व्यवसायी हैं, व्यापारी हैं, अदालती कर्मचारी हैं, वकील आदि हैं, ये सब धनाढ्य लोग हैं, ये अमीर लोग हैं, इनके पास खूब धन संपदा है। तो लगभग 60% जमीन पर कुलीनों का, चर्च का और तीसरे स्टेट के जो अमीर हैं इनका अधिकार था। जबकि पूरी आबादी में लगभग 90% किसान थे। यानी यहाँ पर किसानों की संख्या आबादी में ज़्यादा थी। लेकिन यहाँ पर अधिकतर जो किसान थे वो भूमिहीन थे। उनके पास अपनी खुद की ज़मीन ही नहीं थी। वो किसी अन्य भूस्वामी के यहाँ अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। यानी किसान जो है अपने भूस्वामी की सेवा, जिसमें कि उनके घरों पर वो काम करते थे, इसके अलावा वो खेतों में भी अपनी सेवाएं देते थे। ज़रूरत पड़ने पर वो सैन्य सेवाएं भी देते थे और सड़कों में
सड़कों के निर्माण में सहयोग आदि करने के लिए वो बाध्य थे। यानी एक तरह से वो उन्हें ये सब सेवाएं उन्हें देनी पड़ती थी। इन सब के लिए उन्हें किसी प्रकार का भुगतान नहीं मिलता था। एक तरह से यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये बेगार वाला काम भी इन्हें करना पड़ता था। बेगार का मतलब होता है बिना मजदूरी के जब हम कोई काम करते हैं उसे बेगार कहा जाता है। तो वो लोग एक तो खेतों में अपनी सेवाएं देते थे, यानी अपने भूस्वामी की अपनी सेवाएं दे रहे हैं, सड़कों के रखरखाव में भी सेवाएं दे रहे हैं, सैन्य सेवाएं भी दे रहे हैं, तो इन सबको करने के लिए वो बाध्य थे। इन सब के अलावा इनके ऊपर टैक्स का बोझ भी सबसे ज़्यादा था। इनके ऊपर टैक्स का दोहरा बोझ था। एक तो इन्हें टाइद नाम का एक धार्मिक कर भी देना पड़ता था जो कि चर्च के द्वारा वसूला जाता था, जो कि उनकी कृषि उपज का 1/10वां भाग था। इसके अलावा उन्हें टाइल नाम का एक प्रत्यक्ष कर शासक को भी देना पड़ता था, यानी ये कर सीधा राज्य को अदा किया जाता था। यानी ये तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं, दो प्रकार के प्रत्यक्ष कर आप लोग देख रहे हैं इनके, एक तो टाइद है और दूसरा टाइल है। इनके अलावा कुछ अप्रत्यक्ष कर भी इन्हें देने पड़ते थे जो कि उनके रोजमर्रा के जो भी सामान है उन पर लगाए गए थे। रोजमर्रा के जो जीवन के जो सामान है उनके, जैसे कि नमक है, तंबाकू इत्यादि है, या फिर अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थ हैं, उन पर भी कुछ कुछ टैक्स लगाए गए थे। तो ये टैक्स भी उन्हें देने पड़ते थे। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आम जनमानस है, जो तटीय वर्ग के लोग हैं, तटीय स्टेट के लोग हैं, उन पर करों का दोहरा बोझ था। यहां पर अब शासक की स्थिति देख लेते हैं। ये राजा कौन था? तो सन 1774 ईस्वी में बूर्बो राजवंश का लुई 16वां, देखिए यहाँ पर रोमन अंक में 16वां ऐसे लिखा जाता है। आप लोगों ने रोमन पद्धति पढ़ी होगी अंकों की, जिसमें XVI का मतलब है 16वां। तो यहाँ पर बूर्बो राजवंश का लुई 16वां जो है ये 20 साल की एज में फ्रांस की राजगद्दी पर बैठा है और उसका विवाह जो है ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी एंतोइनेट से हुआ था। जिस समय ये सत्ता में आसीन हुआ है, जिस समय गद्दी पर बैठा है, तो इसने पाया है कि वहाँ का जो राजकोष था वो खाली हो चुका था। इससे पहले वाला जो शासक था उसने वहाँ के राजकोष को खाली कर दिया था और लंबे समय से ये लोग जो अपने खोजी अभियान चला रहे थे, जैसे अन्य उपनिवेशों की खोज में वो अभियान चला रहे थे, उसके चक्कर में इनका जो है ब्रिटेन के साथ या फिर अन्य जो देश हैं उनके साथ इनका संघर्ष चल रहा था। उस वजह से भी इन्हें काफ़ी वित्तीय संसाधनों को खोना पड़ा था। इसके अलावा राजमहल की जो शानो शौकत थी उसके लिए भी इन्हें काफ़ी ज़्यादा धन संपदा गंवानी पड़ी थी। इन सब कारणों की वजह से क्या था कि राजकोष बिल्कुल खाली हो चुका था। इसी समय आप लोग देखेंगे कि लुई 16 के शासनकाल में फ्रांस ने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में सहायता दी, क्योंकि ब्रिटेन जिनका शत्रु था उस समय अमेरिका के उपनिवेशों पर, अमेरिका के क्षेत्रों पर ब्रिटेन के उपनिवेश बने हुए थे और उस समय ब्रिटेन इनका शत्रु था। तो इन्होंने क्या किया, अमेरिका के उपनिवेशों को आज़ाद कराने के लिए अमेरिका को सैन्य सहायता या अमेरिका को अन्य प्रकार की सहायता प्रदान की। इसकी वजह से फ्रांस पर 10 अरब लिब्रे जो है फ्रांस की मुद्रा हुआ करती थी, जो कि 1794 में समाप्त कर दी गई। इससे ज़्यादा का कर्ज जुड़ गया। नहीं, एक तो पहले से ही यहाँ पे राजकोष खाली है, दूसरी ओर इन्होंने अमेरिका को सैन्य सहायता प्रदान की, अमेरिका को सहायता प्रदान की है ब्रिटेन से आज़ाद करवाने में। इस वजह से इन पर कर्ज और बढ़ता चला गया। अब जब कर्ज बढ़ेगा तो कर्ज को निपटाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो पैसा कहाँ से आएगा? पैसा आएगा आम जनता पर टैक्स लगाकर, आम जनता का शोषण करके। तो यहाँ पर वही सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब यहाँ पर जो सरकार ने, जो बड़े बड़े धनी व्यापारी थे जिन जिन लोगों से इन्होंने कर्ज उठाया हुआ था, अब वो सब भी अच्छे खासे ब्याज की डिमांड करने लगे। यानी वो सब लोग अब 10% ब्याज की मांग करने लगे। तो ऐसे में फ्रांसीसी सरकार के पास अपने जो नियमित खर्चे थे, जैसे कि सेना का रखरखाव है, राय दरबार के जो काम हैं, सरकारी कार्यालय हैं या विश्वविद्यालयों को चलाने के लिए जो हैं, इन सब के लिए पैसा चाहिए। तो पैसा कहाँ से आए? तो मजबूरी में इन्हें करों में वृद्धि करने के लिए बाध्य होना पड़ा। इन्हें कैसे भी करके करों में इन्हें वृद्धि करनी पड़ेगी, तभी काम चलेगा, ऐसा इन्होंने मान लिया। अब देखिए यहाँ पर कई बार आप लोग देखेंगे प्राचीन राजतंत्र शब्द इस्तेमाल हुआ है। प्राचीन राजतंत्र शब्द का मतलब है 1789 से पहले जो फ्रांसीसी समाज था या संस्थाएं थी उनके लिए प्राचीन राजतंत्र शब्द का इस्तेमाल होता है। पादरी वर्ग का मतलब क्या है? पादरी वर्ग का अर्थ भी यहाँ बताया गया है कि चर्च के जो विशेष कार्यों को करने वाले व्यक्तियों का समूह है वो पादरी कहलाता है। अब तक तो हमने जान लिया है कि फ्रांस की स्थिति कैसी थी, वहाँ के समाज की स्थिति कैसी थी, शासक की स्थिति कैसी थी। अब यहाँ पर जीने का संघर्ष स्टार्ट होता है। देखिए फ्रांस की जो आबादी थी ये सन 1715 में 2.3 करोड़ थी, जो कि 1789 में बढ़कर 2.8 करोड़ हो गई है। देखिए यहाँ पर आबादी तो बढ़ रही है, लेकिन जो फसलों की पैदावार है उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है। यानी अनाज उत्पादन की तुलना में उसकी जो मांग है ये काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है, लेकिन अनाज उत्पादन कम का कम है। उसके कम रहने का रीज़न ये है क्योंकि यहाँ पर जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे सूखा या फिर ओला, इनके प्रकोप की वजह से जो फसल पैदावार संकट है ये लगातार बना हुआ था। इसके अलावा किसानों पर दोहरे टैक्स की मार थी और अधिकांश किसान यहाँ के भूमिहीन थे और ऊपर से कोई सास की मदद भी नहीं मिल रही थी। तो यहाँ पे फसल पैदावार जो थी आबादी की तुलना में कम थी। जब फसलों की पैदावार कम रहेगी और डिमांड ज़्यादा रहेगी तो यहाँ पर क्या होगा, कीमतें बढ़ जाएंगी, कीमतों में बढ़ोतरी देखी जाएगी। तो यहाँ पर कुछ ऐसे ही हालात थे। जैसे आप लोग जानते हैं कि हमारे नॉर्थ इंडिया में, उत्तर भारत की बात करें
तो उत्तर भारत में लगभग घर घर में रोटी खाई जाती है। तो हम सब की माएँ या हम सब की बहनें या फिर हम सब लोग रोटी बनाने में पारंगत हैं। हम लोग अपने घर में ताज़ी ताज़ी रोटी बना लेते हैं। लेकिन यूरोप में आप लोग देखेंगे या फिर वेस्टर्न कल्चर में आप लोग देखेंगे, वहाँ पर लोग रोटी बनाने में आलस समझते हैं, उन्हें आलस आता है। वो लोग रोटी बनाने की कला में पारंगत नहीं है। ये लोग क्या करते हैं कि जो बेकरी वाली पाव रोटी होती है, बेकरी वाली जिसको हम डबल रोटी कहते हैं, उस पर डिपेंड रहते हैं। तो यहाँ के जो अधिकांश लोग हैं, तो यहाँ के अधिकांश लोगों के मुख्य खाद्य पाव रोटी था, और पाव रोटी की कीमतों में यहाँ पर लगातार तेजी से वृद्धि होती जा रही थी। इसके अलावा यहाँ पर जो मजदूरी वगैरह होती थी किसानों की या फिर भूमिहीन जो मजदूर हैं उनकी मजदूरी होती थी, वो मालिक तय करते थे। लेकिन मजदूरी जो थी वो महंगाई की तुलना में काफ़ी ज़्यादा कम थी। ऊपर से प्राकृतिक आपदाएं भी थी और दोहरे टैक्स की मार भी थी। इसी बीच यहाँ पर एक उभरता हुआ मध्य वर्ग भी सामने निकल कर आया है। देखिए 18वीं सदी में एक नए सामाजिक समूह का उदय हुआ जिसे मध्य वर्ग कहा गया, जिसने फैलते समुद्र पारी व्यापार और ऊनी तथा रेशमी वस्त्रों के उत्पादन के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। यानी आप लोगों ने तीसरे स्टेट के जो सबसे अमीर लोगों के बारे में सुना था, सबसे धनाढ़ लोगों के बारे में सुना था, जिसमें कि बड़े व्यवसायी, व्यापारी और जो वकील वगैरह थे, प्रशासनिक अधिकारी वगैरह शामिल थे, वो सब शामिल थे। तो उन्हें जो है उभरते हुए मध्य वर्ग में रखा गया है। तो तीसरे स्टेट में इन सौदागरों और निर्माताओं के अलावा प्रशासनिक सेवा और वकील जैसे पेशेवर लोग भी शामिल थे। चूंकि ये लोग शिक्षित लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, तो जब व्यक्ति पढ़ लिख जाता है तो वो अपने अधिकारों को लेकर भी सचेत हो जाता है, वो समाज पर भी चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। तो ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो रहे हैं, समाज की जो वर्तमान परिस्थिति है उस पर ये चिंतन मनन मंथन कर रहे हैं, और ये देख पा रहे हैं कि समाज में क्या क्या कुरीतियाँ फैली हुई हैं, समाज में कहाँ कहाँ पर दिक्कत है। तो इन लोगों ने जो अब आवाज़ उठाना स्टार्ट कर दिया है। यानी ये समाज के किसी भी समूह के जो जन्मना विशेषाधिकार हैं उनके विरुद्ध थे। जैसे कि प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट के जो लोग थे उन्हें जन्मना विशेषाधिकार मिले हुए थे, जैसे करों में छूट मिली हुई थी और समानता अधिकार मिले हुए थे, तो ये उन लोगों के अधिकारों के खिलाफ थे। इनका मानना था कि किसी व्यक्ति की जो सामाजिक हैसियत है उसका आधार उसकी योग्यता होनी चाहिए। यानी सामाजिक हैसियत तो उसकी योग्यता के आधार पर तय की जानी चाहिए, ना कि उसके जन्मना विशेषाधिकारों के आधार पर। ऐसा इन लोगों का मानना था। अब देखिए ये लोग ये सब विचारों को प्रतिपादित कर पा रहे हैं, ये सब विचार अपने रख पा रहे हैं, उसके पीछे कुछ कहानी है। क्योंकि उससे पहले कुछ ऐसे दार्शनिक हुए थे जिन्होंने स्वतंत्रता, समान नियमों और समान अवसरों की परिकल्पना की थी, समान अवसरों के विचारों को प्रतिपादित किया था। तो ये परिकल्पना जो है जॉन लॉक और जॉन जॉक रूसो जैसे दार्शनिकों ने प्रस्तुत की थी। जॉन लॉक जो थे वो आंग्ल दार्शनिक और राजनीतिक विचारक थे, यानी ये अंग्रेजी दार्शनिक और विचारक थे। वहीं जॉन जॉक रूसो जो थे एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। तो इन्होंने जो स्वतंत्रता, समान नियमों और समान अवसरों की विचार की परिकल्पना की थी, जिसे जो है यहाँ पर शिक्षित वर्ग ने उठाया था। अपने टू ट्राइजेस ऑफ गवर्नमेंट में जॉन लॉक ने राजा के दैवीय और निरंकुश अधिकारों के सिद्धांत पर खंडन किया है। निरंकुश का मतलब होता है जिसके ऊपर किसी का अंकुश ना हो, यानी ऐसा शासक जो अपनी मन मर्जी से अपनी गवर्नमेंट को चला रहा हो, अपनी मन मर्जी से काम को कर रहा हो, अपने अधीनस्थ लोगों या अपने मंत्रिमंडल की बात भी ना सुने, उसे निरंकुश शासक कहा जाता है। तो यहाँ पर जॉन लॉक की जो किताब है टू ट्रीटाइजेस ऑफ गवर्नमेंट, इसमें उन्होंने राजा के जो दैवीय और निरंकुश अधिकार हैं इनके सिद्धांतों का खंडन किया है। रूसो ने जो है, यानी जॉन जॉक रूसो ने इनके विचार को आगे बढ़ाते हुए एक सामाजिक अनुबंध पर आधारित सरकार का प्रस्ताव रखा है। यानी एक ऐसी सरकार गठित होनी चाहिए जो कि सामाजिक अनुबंध पर आधारित हो, जिसमें कि नागरिक पार्टिसिपेट करें। एक और विद्वान है मॉन्टेस्क्यू, ये भी फ्रांसीसी हैं। तो मॉन्टेस्क्यू ने द स्पिरिट ऑफ द लॉज नामक रचना में सरकार के अंदर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता विभाजन की बात कही है। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कुछ कुछ जो दार्शनिक हैं, ये दार्शनिक हैं, इनके भी विचार यहाँ पर निकल कर आए हैं, जिन विचारों को उभरते हुए मध्य वर्ग ने उठाया है। देखिए इसी समय में आप लोग जैसा कि जान पा रहे थे कि लुई सोलेमा जो था, इसने अमेरिका के 13 उपनिवेशों को आज़ाद कराने के लिए सहायता प्रदान की थी। तो 13 उपनिवेशों ने ब्रिटेन से खुद को आज़ाद घोषित कर दिया था और वहाँ पर इसी मॉडल की सरकार बनी थी। यानी वहाँ पर इसी तरह की सरकार जिसमें कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का विभाजन था, इस तरह की सरकार बनी थी। तो कहीं ना कहीं मध्य वर्ग के सामने यहाँ पर एक उन्हें हिंट भी मिल गई। मध्य वर्ग का मानना ये था कि भाई जब हमारे यहाँ का शासक किसी अन्य देश को सहायता दे रहा है और वहाँ पर इस तरह की सरकार बन रही है, तो हमारे देश में वो सरकार क्यों नहीं बन सकती है। भाई जब फ्रांस का शासक अमेरिका के उपनिवेशों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता के विभाजन वाली सरकार बनवा रहा है, तो यहाँ पे फ्रांस में भी वो सरकार होनी चाहिए। अब ऐसी डिमांड ये लोग भी उठाने लगे हैं। फ्रांस के राजनीतिक चिंतकों के लिए अमेरिकी संविधान और उसमें दी गई व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी प्रेरणा का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनी थी। देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, फ्रांसीसी क्रांति से पहले अमेरिकन क्रांति हुई है। तो अमेरिकन क्रांति के विचारों को भी इन लोगों ने अडॉप्ट किया है और वहाँ पर जब आप लोग देखेंगे, वहाँ पर इन्होंने देखी है कि इस तरह की सरकार बनवाने में
यहाँ के शासक ने मदद की है, फ्रांस के शासक ने मदद की है, तो ये अपने विचारों को और ज़्यादा मुखरता से फिर रखने लगे हैं। इनकी डिमांड और ज़्यादा तेज हो गई है। अब यहाँ पर है क्रांति की शुरुआत। जैसा कि आप लोग जानते हैं, लुई 16वें के सामने यानी फ्रांसीसी सम्राट के सामने एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट था, और उस आर्थिक संकट से उभरने के लिए उसे अब नए टैक्स लगाने की आवश्यकता थी। लेकिन प्राचीन राजतंत्र में यहाँ पर नए टैक्स लगाने के लिए एक पद्धति थी, जिस पद्धति के तहत फ्रांसीसी सम्राट को एस्टेट जनरल की एक बैठक बुलानी पड़ती थी, और उस बैठक में नए करों के प्रस्तावों को मंजूरी लेनी पड़ती थी, तभी वो नए टैक्स लगा सकता था। एस्टेट जनरल जो है एक प्रतिनिधि सभा थी, जो कि एक राजनीतिक संस्था थी, जिसमें कि तीनों स्टेट यानी प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्टेट, ये तीनों स्टेट अपने अपने प्रतिनिधि इसमें भेजते थे। लेकिन सम्राट ही संस्था की बैठक का निर्णय करता था, यानी संस्था की बैठक कब होगी इसका निर्णय सम्राट के ऊपर ही था। इसकी जो अंतिम बैठक जो है सन 1614 में बुलाई गई थी। चूंकि फ्रांस के जो वर्तमान सम्राट थे लुई 16 में, इनके सामने आर्थिक संकट है, इन्हें नए टैक्स लगाने हैं, तो मजबूरी में इन्होंने 5 मई 1789 को यह बैठक बुलाई है, ताकि नए करों के प्रस्ताव को अनुमोदित किया जा सके। तो इसमें पहले और दूसरे स्टेट के 300 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, और तीसरे स्टेट के इसमें 600 प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। तो पहले और दूसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि हैं ये आमने सामने चेयर पर इस तरह से बैठ गए हैं। वहीं जो तीसरे स्टेट के जो लोग हैं वो इनके पीछे जाकर ऐसे खड़े हो गए हैं। देखिए, तीसरे वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है ये अपेक्षाकृत समृद्ध और शिक्षित वर्ग के लोग कर रहे थे, क्योंकि आपको बताया होगा कि तृतीय स्टेट में जो सबसे ऊपर वाला जो वर्ग था उसमें बड़े व्यवसायी, व्यापारी और पेशेवर वकील और उसमें प्रशासनिक अधिकारी शामिल थे, जो कि समृद्ध और शिक्षित वर्ग के लोग थे। तो वही लोग इस सभा का प्रतिनिधित्व तीसरे स्टेट की ओर से कर रहे थे। इस सभा में जो किसानों, औरतों, कारीगरों का प्रवेश वर्जित था। भले ही ये लोग तृतीय स्टेट में आते थे, लेकिन इन लोगों की सभा में एंट्री नहीं थी। इस सभा में तृतीय स्टेट के जो समृद्ध लोग हैं, तृतीय स्टेट के जो अमीर लोग हैं, वही लोग प्रतिनिधित्व कर सकते थे। एस्टेट जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। यानी यहाँ पर 3 वर्ग हैं, 3 स्टेट हैं, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। प्रथम स्टेट के 300 कैंडिडेट हैं, सेकंड स्टेट के भी 300 हैं, थर्ड के यहाँ पे 600 कैंडिडेट हैं। लेकिन यहाँ पे 300 कैंडिडेट भले हों, लेकिन प्रथम स्टेट की तरफ से केवल एक ही वोट डाला जाएगा, सेकंड स्टेट की तरफ से भी केवल एक ही वोट डाला जाएगा, थर्ड स्टेट की तरफ से भी यहाँ पर केवल एक ही वोट डाला जाएगा। अब यहाँ पे सोचने वाली बात यह है, जो प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट है, इसे तो जन्म से ही स्पेशल राइट्स मिले हुए हैं, स्पेशल अधिकार मिले हुए हैं, तो ये तो राजा के अगेंस्ट जाएंगे नहीं भाई। इन्हें तो शुरुआत से मलाई मिल रही है, शुरुआत से प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये तो राजा का समर्थन ही करेंगे। इन्हें तो टैक्स में भी छूट मिली हुई है, सामंती अधिकार भी मिले हुए हैं। तो ऐसे में अन्याय किसके साथ होगा? अन्याय होगा तीसरे वर्ग के साथ, तीसरे स्टेट के साथ। भाई ये लोग तो राजा को वोट दे देंगे, एक एक वोट दे दिया, तीन स्टेट में से 2 स्टेट के वोट, 2 वोट मिल गए राजा को, तो राजा तो नया कर लगा देगा। लेकिन अन्याय किसके साथ हो रहा है? अन्याय हो रहा है तीसरे वर्ग के साथ। तो तीसरा वर्ग यहाँ पर सचेत हो चुका है। तीसरे वर्ग ने डिमांड रखी है, ये प्रतिनिधियों ने ये डिमांड रखी है कि पूरी सभा को मतदान का अधिकार दिया जाए, जिसमें कि प्रत्येक सदस्य का एक मत हो। यानी यहाँ पर तीसरे स्टेट के लोगों ने डिमांड रखी है कि पूरी सभा को मतदान का अधिकार दिया जाए। यहाँ पर केवल एक एक स्टेट का एक एक वोट नहीं लिया जाए, बल्कि यहाँ पर टोटल जो 1200 लोग हैं, इन 1200 के 1200 लोगों को वोट देने का अधिकार दिया जाए, तब ये फैसला हो कि नए टैक्स लगाने हैं या नहीं लगाने हैं। तो ये जो सिद्धांत इन्होंने यहाँ पर रखा था, ये सिद्धांत एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसकी मिसाल के तौर पर रूसो ने इसे जो है अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया था। तो ये सिद्धांत यहाँ पे तीसरे वर्ग के लोगों ने रखा था। अब चूंकि राजा के सामने संकट है, राजा अगर इस तरह की डिमांड को मंजूर कर देता है तो भी संकट है, क्योंकि यहाँ पे 600 लोग तीसरे स्टेट के हैं, प्रथम और दूसरे स्टेट के लोगों की संख्या अभी 600 ही है। तो राजा के सामने संकट है, हो सकता है पास भी हो जाए, हो सकता है बिल जो है पास ना हो पाए। तो राजा ने इनकी डिमांड को अस्वीकार कर दिया है। जब राजा ने इनकी डिमांड को अस्वीकार कर दिया है, तो यहाँ पर ये गुस्से में तीसरे स्टेट के जो प्रतिनिधि हैं, ये सभा छोड़कर चले गए हैं। ये सभा से ये लोग बाहर चले गए हैं। और फिर इन्होंने बाद में 20 जून को वर्साई के इंडोर टेनिस कोर्ट में इकट्ठा होकर इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया, यानी राष्ट्रीय सभा अपने आप को घोषित कर दिया है। जैसे हमारे भारत में नेशनल असेंबली लोकसभा और राज्यसभा है, तो वैसे इन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली के रूप में घोषित कर दिया है। और इन्होंने शपथ ली है कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। इनका मानना यह है कि सम्राट को अब निरंकुश तरीके से शासन नहीं चलाने देंगे, सम्राट जो एक नए संविधान के दायरे में रहकर ही शासन चलाएगा। तो इनका मानना यह कि तब तक असेंबली भंग नहीं होगी जब तक सम्राट के लिए एक ऐसा संविधान तैयार ना कर दें जिसके अकॉर्डिंग वो चले। नेशनल असेंबली का नेतृत्व जो है मिराबियो और आबेसिये नाम के 2 व्यक्तियों ने किया। देखिए, मिराबियो का जन्म जो है कुलीन परिवार में हुआ था और आबेसिये मूलतः पादरी था। देखिए, यहाँ पर एक हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर नेशनल असेंबली का नेतृत्व करने वाले जो लोग हैं, उनमें 2 लोग जो हैं, दोनों के दोनों लोग प्रथम स्टेट और दूसरे स्टेट से आते हैं। हालांकि दोनों लोग समझदार लोग हैं।
तो समझदार शिक्षित लोग होने की वजह से इनका मानना यह था कि समाज में बराबरी आए और समाज में जो पूर्व की जो व्यवस्था चल रही है उसका खंडन होकर एक बराबरी वाला समाज क्रिएट हो। तो इसकी वजह से इन लोगों ने यहाँ पर इसका नेतृत्व किया है। तो इसके नेतृत्वकर्ता कौन कौन है? मिराबियो हैं और आबेसिये हैं। मिराबियो ये जन्म से एक कुलीन परिवार में हुआ है और आबेसिये मूलतः एक पादरी था। इधर क्या है, देखिए इधर नेशनल असेंबली यहाँ पे बन गई है। इधर जनता का हाल भी जान लीजिए। जनता काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है। पाव रोटी की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं और पाव रोटी की कीमतें बढ़ने की वजह से जो भी राशन की दुकानें हैं, जो भी लोगों की खुद की दुकानें हैं खाद्यान्न की, उन लोगों ने क्या किया, जमाखोरी करना स्टार्ट कर दिया है। जमाखोरी होने की वजह से जो कीमतें हैं और ज़्यादा बढ़ती गई हैं। ऐसे में जो गुस्साई भीड़ है, औरतों की जो गुस्साई भीड़ है, उन्होंने खाद्यान्न की जो दुकानें थी उन पर धावा बोल दिया है। इधर क्या था, जब सम्राट ने देखा है कि अब हालात जो नियंत्रण से बाहर जा रहे हैं, नेशनल असेंबली ने अपने आप को राष्ट्र की असेंबली घोषित कर दिया है, तीसरे स्टेट के लोगों ने, और ये लोग कह रहे हैं कि हम संविधान बनाएंगे, शासक को हमारे अकॉर्डिंग काम करना होगा। अब सम्राट को लगने लगा है कि भाई हमारी कुर्सी तो अब जाने वाली है, तो कुछ ना कुछ ऐसे उपाय किए जाएं जिससे कि इन लोगों का दमन किया जा सके। तो दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया है। इधर लोग परेशान हैं, 33 स्टेट के लोग भी भड़के हुए हैं, आम जनता भी भड़की हुई है। तो ऐसे में जो क्रुद्ध भीड़ है, गुस्साई भीड़ है, इसने 14 जुलाई 1789 को बास्तिल के किले पर धावा बोल दिया। बास्तिल का किला जो है शासक का यहाँ पर प्रशासनिक केंद्र था। तो बास्तिल के किले को लेकर ये लोग बहुत ज़्यादा निगेटिव थे। इनके मन में उस किले को लेकर घृणा थी। इनका मानना यह था कि एक दिन ऐसा आए जिसपे हम इस किले को विध्वंस कर सकें। तो वो दिन यहाँ पर आ चुका है। 14 जुलाई 1789 को यहाँ पर जो आम जनमानस है ये बास्तिल के किले की ओर मुड़ चुका है और इन्होंने उसे नेस्तनाबूद कर दिया है और वहाँ पर जो कैदी वगैरह बंद थे, यानी वहाँ पर 7 कैदी करीब बंद थे, उनको छुड़ा लिया है। ऐसी यहाँ पर जब स्थिति यहाँ पर शहर में फैली है, इसकी खबर गाँव में भी लगी है, गाँव के लोग भी इस खबर से अवगत हुए हैं। तो गाँव के जो ग्रामीण किसान हैं, इन्होंने भी अपने आसपास के ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिया है, वहाँ के अन्न भंडारों को लूट लिया है और जो लगान संबंधी दस्तावेज थे उनको जलाकर राख कर दिया है। ऐसे में जो कुलीन वगैरह थे, जो कि प्रशासनिक वर्ग में अपनी सेवाएं दे रहे थे, शासक को अपनी सेवाएं दे रहे थे, वो डर के मारे अपनी जागीरें छोड़कर भाग गए हैं या फिर पड़ोसी देशों में उन्होंने जाके शरण ली है। आप लोग देखेंगे कहीं ना कहीं यहाँ पे सिमिलरिटी है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जो चीज़ें हमारे भारत में हुई थी वही चीज़ें यहाँ पर भी देखी गई हैं। यहाँ पर आम जनमानस कैसे भड़का है और आम जनमानस के भड़कने से जो अन्य क्षेत्रों के लोग हैं वो कैसे भड़कते गए हैं और कैसे कैसे उन्होंने कृत्य किए हैं, वही कृत्य हमारे भारत के लोगों ने भी किए थे। और देखिए अंततः जब स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ती चली गई है, जब लुई सोलेबे को लगने लगा है कि अब बात नहीं बनेगी, अब तो नेशनल असेंबली की बात माननी पड़ेगी, पूरे के पूरे देश का जो जनता है उसको हम दबा नहीं सकते हैं, तो इसने क्या किया है, अब नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी है और अपनी सत्ता पर संविधान का अंकुश इसने स्वीकार किया है। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने, यानी नेशनल असेंबली ने, करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली जो सामंती व्यवस्था है इसके उन्मूलन का आदेश पारित किया है। इसने जो पुरानी जो व्यवस्था थी उसको खत्म करने का आदेश पारित कर दिया, जिसमें कि प्रथम और द्वितीय स्टेट को करों से छूट का अधिकार था, सामंती व्यवस्था के अधिकार थे, इन सब अधिकारों को इन्होंने उन्मूलित कर दिया, इनको खत्म कर दिया है। अब यहाँ पर इस नई व्यवस्था के तहत पादरियों को विशेषाधिकार छोड़ने के लिए विवश किया गया है। धार्मिक कर यानी जो टाइथ था उसको समाप्त कर दिया गया है और चर्च के स्वामित्व वाली जो भूमि है वो भी अब सरकार के नियंत्रण में आ गई है, उसको जब्त कर लिया गया है। अब देखिए इसी के साथ फ्रांस जो है एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया है। संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता है कि अब यहाँ पर जो शासक है, राजा जो है, वो प्रतीकात्मक रूप में रह गया है। राजा जो है शासन व्यवस्था जो संविधान के नियमों के अकॉर्डिंग ही चलाएगा। नेशनल असेंबली ने जो है संविधान का ड्राफ्ट 1791 में पूरा कर लिया है। अब जो है सम्राट की शक्तियों को सीमित कर दिया गया है और अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में विभाजित और हस्तांतरित कर दिया गया है। इस तरह से फ्रांस में जो संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी है, यानी यहाँ पर राजा जो है केवल और केवल नाम मात्र का रह गया है, पूरा का पूरा काम अब जो है संविधान के अकॉर्डिंग ही होगा। सन 1791 के संविधान ने जो कानून बनाने का अधिकार है, ये कानून बनाने का अधिकार राजा से छीनकर नेशनल असेंबली को सौंप दिया है, यानी अब कानून जो है नेशनल असेंबली बनाएगी। यहाँ पर बताया गया है कि नेशनल असेंबली का चुनाव कैसे होता है। नेशनल असेंबली जो है ये इनडायरेक्ट रूप से चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक जो है एक निर्वाचक समूह, यानी 50,000 पुरुषों का एक निर्वाचक समूह ये चुनते थे और फिर निर्वाचक समूह जो है नेशनल असेंबली का चुनाव करता था। तो ऐसे करके इनडायरेक्ट रूप में चुनी जाती थी। तो यहाँ पर वोटर कौन कौन थे, तो वोटरों के बारे में बताया गया कि 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुष, देखिए यहाँ पे वोट देने का अधिकार केवल पुरुषों को है। स्टार्टिंग में ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर वोट देने का जो अधिकार है स्टार्टिंग में केवल पुरुषों को मिला है। तो 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को ही सक्रिय नागरिक का मतलब ऐसे व्यक्ति जिन्हें मत देने का अधिकार है, तो इन्हें सक्रिय नागरिक का इन लोगों को दर्जा दिया गया था जो कम से कम
3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे, तो ऐसे पुरुषों को ही केवल सक्रिय नागरिक माना गया है। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में डिवाइड किया गया और ये लोग वोट नहीं दे सकते थे। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने और असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना जरूरी था। यानी जो निर्वाचक मंडल वाले लोग हैं या असेंबली वाले जो सदस्य हैं, उनमें शामिल होने के लिए जरूरी है कि इनके पास क्या होना चाहिए, ये लोग उच्च करदाता होने चाहिए, उच्चतम श्रेणी के लोग होने चाहिए, तभी ये उस वर्ग में जा सकते हैं। संविधान जो है पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। देखिए यहां पर भी आप देखेंगे, यहां पर ये पुरुषों के संबोधन के साथ स्टार्ट हुआ, पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का स्टार्ट हुआ था। जीवन के अधिकार, अव्यक्त की स्वतंत्रता के अधिकार, कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक और अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। नैसर्गिक का मतलब क्या, प्राकृतिक रूप से, जन्मजात, यानी ये जो अधिकार है किसी व्यक्ति से, जैसे जीवन का अधिकार है, अव्यक्त की स्वतंत्रता का अधिकार है, कानूनी बराबरी का अधिकार है, ये जन्मजात अधिकार है, यानी कि ये बचपन से ही पैदा होते अधिकार आपको मिलेंगे, इन्हें कोई छीन नहीं सकता है। ये नॉन रिफंडेबल नहीं है। अहरणी का मतलब होता है नॉन रिफंडेबल, यानी ये ने कोई व्यक्ति या कोई शासक इनसे लोगों से छीन नहीं सकता है। तो ये अधिकार इन्हें इस संविधान के तहत दिए गए हैं। यहां पर बताया भी गया है, स्ट्रक्चर समझाया भी गया है कि सक्रिय नागरिक कौन है। सक्रिय नागरिक का मतलब मताधिकार प्राप्त लोग। 2.8 करोड़ की आबादी में 40 लाख लोग जो होते हैं सक्रिय नागरिक माने गए थे। और बताया भी गया है कि जो लोग कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स भरते थे, उन्हें सक्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया है। निष्क्रिय नागरिक में जिन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं है, लगभग 30 लाख के पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के जो व्यक्ति हैं, इनको मताधिकार प्राप्त नहीं हुआ था। तो ये सक्रिय नागरिक जो हैं, ये 50,000 पुरुषों का एक निर्वाचक मंडल चुनते हैं और ये निर्वाचक मंडल जो है बाद में नेशनल असेंबली के 745 सदस्यों का चुनाव करता है, जो कि विधायिका है। इसी में से कुछ लोग मंत्री बनते हैं, है ना। और ये जो है इस सम्राट पर नियंत्रण रखते हैं, कार्यपालिका पर नियंत्रण रखते हैं। ये जो सक्रिय नागरिक हैं, ये न्यायपालिका का चुनाव करते हैं, न्यायाधीश का चुनाव करते हैं। तो इस तरह से व्यवस्था की यहां पर एक नींव पड़ी है। देखिए नए संविधान के तहत यहां पर कुछ राजनीतिक प्रतीकों का इस्तेमाल किया गया था। तो यहां पर राजनीतिक प्रतीकों के मायने समझाए गए हैं। 18वीं सदी का जो फ्रांसीसी समाज था, उसमें से अधिकांश जो स्त्री पुरुष थे वो पढ़े लिखे नहीं थे। इसलिए महत्वपूर्ण विचारों को प्रसारित करने के लिए ये लोग छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों प्रतीकों का प्रयोग करते थे, ताकि आम जनमानस को इनकी बात समझ में आ जाए। तो यहां पर एक बार हम उन प्रतीकों को, उन आकृतियों को देख लेते हैं जो कि यहां पर इस्तेमाल की जाती थी। यहां पर राजनीतिक प्रतीक और उनकी आकृतियां दी गई हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, टूटी हुई जंजीर है जो है, तो जंजीर का इस्तेमाल दासों को बांधने के लिए किया जाता था। तो टूटी हुई हथकड़ी जो है दासों की आज़ादी का प्रतीक है। यहाँ पर छड़ों का बर्छीदार गट्ठर देख पा रहे हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सिंगल एक छड़ी होती है, उसको आप आसानी से तोड़ देते हैं। वहीं छड़ों का पूरा गट्ठर होता है, तो गट्ठर को आप आसानी से तोड़ नहीं पाते हैं। तो इसका मतलब यह है कि संगठन में शक्ति होती है, एकता में ही बल होता है। नीचे आप देख पा रहे हैं त्रिभुज के अंदर यहाँ पर आंख दिखाई गई है। तो त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती हुई आंख है, जो कि सर्वदर्शी आंख जो है ज्ञान का प्रतीक है, और सूर्य की किरणें जो है अज्ञान रूपी अंधेरे को मिटा देंगी। रायदंड जो है जहां पर शाही सत्ता का प्रतीक है। नीचे यहां पर अपनी पूंछ मुंह में लिए हुए सांप है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अपनी पूंछ मुंह में लिए हुए सांप है, जो कि सनातनता का प्रतीक है। सनातनता का मतलब होता है जो चीज कंटिन्यूटी में रहे, जो चीज जो है निरंतर रहे, उसे सनातन कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर जो भी अधिकार लोगों को मिले हैं वो हमेशा रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अधिकार जो छीन लिए जाएंगे वो जन्म सिद्ध अधिकार हैं, तो हमेशा आजीवन रहेंगे। लाल फ्राइजियन टोपी। तो लाल फ्राइजियन टोपी जो है ये दासों के द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी है। देखिए नीला, सफेद, लाल जो है ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग हैं और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण भी हैं। पूछे भी जाते हैं कि फ्रांस के राष्ट्रीय रंग कौन से हैं। ये नीला, सफेद और लाल हैं। यहां पर आप देख पा रहे हैं डेनो वाली स्त्री है। डेनो वाली का मतलब परी जैसी स्त्री, इसके पीछे पंख लगे हुए हैं, जो कि कानून का मानवीय रूप है। विधिपट आप देख पा रहे हैं, विधिपट यहां बनाए गए हैं, कानून के दरवाजे। कानून जो है सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर हैं। तो ये कुछ यहाँ पर प्रतीक और आकृतियां इस्तेमाल की गई ताकि आम जनमानस को यहाँ पर जागरूक किया जा सके। अब यहाँ पर है फ्रांस में राजतंत्र का उन्मूलन और गणतंत्र की स्थापना। देखिए नेशनल असेंबली के दबाव में आकर लुई 16वें ने संविधान पर हस्ताक्षर तो कर दिए थे, लेकिन वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कुंठित था, क्योंकि जब किसी शासक की शक्तियां छीन ली जाएंगी और उसे संविधान के दायरे में रहकर काम करना होगा तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। अब तक तो लुई 16वां जो है अपना शासन मनमर्जी से चला रहा था, लेकिन अब उसे संविधान के दायरे में रहकर काम करना होगा। तो ऐसे में ये शासक क्या करता है, फ्रांस का सम्राट जो अपने आसपास के देशों के, जो अपने आसपास के अड़ोसी पड़ोसी देश हैं, उनके सम्राटों से गुप्त वार्ता करना लग जाता है, ताकि कहीं से उसे सैन्य सहयोग मिल जाए
और वो फिर से अपनी पुरानी सत्ता वापस कर ले। इसी क्रम में ये प्रसाकी राजा के साथ गुप्त वार्ता स्टार्ट कर देता है। हालांकि इन सब चीज़ों की जानकारी जो है नेशनल असेंबली को लग जाती है, और नेशनल असेंबली जो है समय रहते क्या करती है, अप्रैल 1792 में प्रसा और ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा का प्रस्ताव पारित कर देती है। जब नेशनल असेंबली ये प्रस्ताव पारित करती है तो जनता इसे बढ़ चढ़ के समर्थन देती है, क्योंकि जनता ने इस युद्ध को यूरोपीय राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में लिया। जनता न सिर्फ इस प्रस्ताव को समर्थन देती है, बल्कि जनता भी इसमें शामिल होने के लिए बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती है। गाँव से जो पुरुष हैं या शहरों के जो पुरुष हैं अपना सब कामकाज छोड़ के इस युद्ध में शामिल होने के लिए चल पड़ते हैं। जब ये युद्ध के लिए जा रहे होते हैं तो उनके होठों पर देशभक्ति के जो तराने थे उनमें कभी रॉजर दे लाइल द्वारा रचित मार्सिले भी था। मार्सिले एक गीत है जो कि वर्तमान में अभी फ्रांस का राष्ट्रगान है। तो जिस समय यहाँ के लोग, यहाँ के जो पुरुष जो है युद्ध में जा रहे थे, उस समय ये मार्सिले गाते हुए जा रहे थे। तो उस समय जो घर बार की जिम्मेदारी थी महिलाओं पर आ गई थी, क्योंकि अधिकांश पुरुष जो थे युद्ध में शामिल होने के लिए गए थे। देखिए, जब ये सब घटनाक्रम या घटनाएं चल रही थी, उसी समय समाज का एक वर्ग ऐसा था जो कि नेशनल असेंबली के कामकाज पर विचार विमर्श करने में लगा हुआ था, और ये वर्ग था समाज का सबसे निचला वर्ग। यानी तीसरे स्टेट में जो सबसे निचले वर्ग के लोग थे, जो कि छोटे किसान, भूमिहीन किसान, मजदूर या कामगार थे, छोटे छोटे व्यापारी थे, वो सब लोग इस चीज़ पर चर्चा करने में लगे हुए थे कि नेशनल असेंबली जो है केवल और केवल अमीर और समृद्ध लोगों के लिए है, उसमें गरीब तबके के लोगों का कोई रोल नहीं है। तो यहाँ पर वही चीज़ बोली गई है कि देश की आबादी के एक बड़े हिस्से को ऐसा लगता था कि 1791 के संविधान से सिर्फ अमीरों को ही राजनीतिक अधिकार प्राप्त हुए थे। लोग जो हैं राजनीतिक क्लबों में सरकारी नीतियों और अपनी कार्ययोजना पर बहस करते थे। तो कई सारे राजनीतिक क्लब बने हुए थे जहां पर ये गरीब तबके के लोग इस पर विचार विमर्श करने में लगे हुए थे। तो इसमें सबसे फेमस क्लब है जैकोबिन क्लब। देखिए, जैकोबिन क्लब का नाम जो है पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पे पड़ा था, और ये जो है अब राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था, क्योंकि यहाँ पर इस तरह की चर्चा करने वाले लोग जो थे काफ़ी ज़्यादा थे। इस तरह से जैकोबिन क्लब जो था राजनीतिक समूह का अड्डा बन गया था। जैकोबिन क्लब के सदस्य जो है मुख्यतः समाज के कम समृद्ध हिस्से से आते थे, यानी गरीब तबके से आने वाले लोग थे। छोटे मोटे किसान हैं, भूमिहीन मजदूर हैं, या फिर काश्तकार वगैरह हैं, ये सब लोग इसमें आते थे। इनका नेता जो था वो मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर इनका नेता था। देखिए, जैकोबिनों ने जो समाज का समृद्ध वर्ग है, जो नेशनल असेंबली वाले जो लोग हैं, इनका विरोध करने के लिए इन्होंने अपना एक नया फैशन निकाला, अपने अलग तरह के कपड़े पहनना स्टार्ट किए, ताकि समाज का जो समृद्ध वर्ग है उसके अगेंस्ट ही अपने विचारों को प्रदर्शित कर सकें। जैसे यहाँ बताया भी गया है, जो कुलीन वर्ग थे, तो कुलीन वर्ग वाले लोग क्या करते थे, कुलीन वर्ग वाले लोग खासतौर से घुटने तक पहने जाने वाले ब्रीचेस, जिसको घुटना कहा जाता है या हाफ पैंट कहा जाता है, ये लोग पहनते थे। जबकि जैकोबिनों ने इनसे अपने आप को अलग दिखाने के लिए धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया है। यानी जैकोबिन क्या करते थे, इनके विरोध में, जो कुलीन वर्ग है या फिर समृद्ध वर्ग है उसके विरोध में क्या करते थे, ये धारीदार लंबी पतलून पहनने का निर्णय लिया है। जैसे भारत की बात करें तो भारत में भी आप लोग देखेंगे, जिस समय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर दलित सुधार आंदोलन चला रहे थे, उस समय तमाम दलित ऐसे थे जो कि अपने आप को यूरोपीय पोशाक से सुसज्जित करने लगे थे, ताकि वो भारतीय वर्ण व्यवस्था का विरोध कर सकें। तो वही स्थिति यहाँ पर भी देखी गई है कि यहाँ पर समाज के जो कम समृद्ध लोग हैं, वो उन्हें अपने आप को अलग दिखाने के लिए ये लोग धारीदार लंबी पतलून पहनना स्टार्ट कर दिए हैं। इसलिए जैकोबिनों को सौ कुलात का नाम दिया गया है। सौ कुलात का शाब्दिक अर्थ होता है बिना घुटनने वाले, यानी ये लोग फुल पैंट पहनते थे, धारीदार पैंट पहनते थे, तो इन्हें सौ कुलात का नाम दिया गया है। सौ कुलात जो हैं, ये पुरुष जो हैं, ये लाल रंग की टोपी भी पहनते थे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लाल रंग की टोपी पहनते थे, जो कि स्वतंत्रता का प्रतीक थी। हालांकि ये सब चीज़ें जो चल रही हैं, जैकोबिन क्लब में चर्चा चल रही है, वार्ता चल रही है, इन सब में महिलाओं की कहीं भागीदारी नहीं है। यानी महिलाओं को ऐसा करने की अनुमति नहीं थी। महिलाएं जो है अपने जो पारंपरिक परिधान है वही पहन रही थी। महिलाएं कुछ नए प्रकार का फैशन नहीं अडॉप्ट कर रही थी। महिलाएं जो ऐसे उनका जीवन चल रहा था वैसे ही अपना जीवन चला रही थी। यहाँ पे कॉन्वेंट का मतलब बताया गया है कि कॉन्वेंट का अर्थ होता है धार्मिक जीवन को समर्पित समूह की इमारत। अब देखिए, यहाँ पर जो जैकोबिन क्लब के जो कैंडिडेट हैं, इनका गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा था। अंततः इन्होंने क्या किया है, 10 अगस्त 1792 की सुबह जैकोबिनों ने टुलेरिये के महल पर धावा बोलकर वहाँ के राजा को कई घंटों तक बंधक बनाए रखा है। बाद में जो नेशनल असेंबली है उसने शाही परिवार को जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित कर दिया है, क्योंकि नेशनल असेंबली को लगने लगा है कि जनता का एक तबका विद्रोह करने लगा है, हो सकता है एक बड़ा विद्रोह फिर से खड़ा हो जाए। उससे पहले क्या किया, नेशनल असेंबली में इनका समर्थन किया है, और समर्थन के तौर पर जो शाही परिवार है जिसको इन्होंने बंधक बनाया था उसको इन्होंने जेल में डाल देने का प्रस्ताव पारित किया है। फिर इसके बाद क्या होता है, इसके बाद चूंकि जैकोबिन क्लब के जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जो आम तबके के लोग हैं वो लगातार जागरूक होते जा रहे हैं, तो ऐसे में नए चुनाव कराए गए हैं। अब नए चुनाव में जो पुराने वाला जो आप देख रहे थे, जिसमें निष्क्रिय और सक्रिय नागरिक का कॉन्सेप्ट था, सक्रिय नागरिक ये नागरिक होंगे जो कि ये वोट डालने का अधिकार होगा, निष्क्रिय नागरिक को वोट डालने का अधिकार नहीं होगा,
तो उस चीज़ में फेरबदल किया गया, उस क्राइटेरिया में फेरबदल किया गया है। अब यहाँ पर 21 वर्ष से अधिक उम्र वाले सभी पुरुषों, चाहे उनके पास संपत्ति हो या नहीं हो, इनको मतदान देने का अधिकार दिया गया है। यानी जो नए चुनाव कराए गए हैं 1792 के बाद, उन नए चुनावों में अब जो वोट डालने की जो सीमा है वो 25 साल से घटाकर 21 साल कर दी गई है। पहले क्या था, केवल सक्रिय नागरिक ही वोट दे सकते थे, जिनमें ऐसे व्यक्ति जो कि कम से कम 3 दिन की अपनी मजदूरी के बराबर कर भर रहे थे वही वोट डाल सकते थे। अब ऐसा नहीं है, अब 21 साल से अधिक उम्र वाले कोई भी पुरुष वोट डाल सकते हैं। हालांकि यहां पर महिलाओं को अधिकार अभी भी नहीं दिया गया है। नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया है। जो नई असेंबली निर्वाचित हुई है अब उसको नेशनल असेंबली का नाम ना देकर उसको कन्वेंशन का नाम दिया गया है। 21 सितंबर 1792 को इसने राजतंत्र का अंत कर दिया। अब देखिए यहां पर पूरी तरह से राजतंत्र का अंत हो गया है और फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया है। अब तक तो क्या था, अब तक तो फ्रांस एक संवैधानिक गणतंत्र था, लेकिन अब इन्होंने ये डिसाइड किया है नई असेंबली ने कि यहाँ पर राजतंत्र को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाएगा, कोई शासक नहीं होगा, पूरी तरह से सब जो पूरा देश है लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाएगा। तो यहाँ पर इन्होंने अपने आप को एक गणतंत्र घोषित कर दिया है। इन्होंने लुई 16 मई को देशद्रोह के आरोप में 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में सार्वजनिक रूप से फांसी चढ़ा दिया गया है। यानी यहाँ पर क्या किया है, जो सम्राट है लुई 16वां, एक तो ये प्रशासनिक गुप्त वार्ता में लगा हुआ था, तो ऐसे करके इस पर एक देशद्रोह का आरोप लगाया है और देशद्रोह के आरोप में इसको 21 जनवरी 1793 को प्लेस डी लॉ कॉनकॉर्ड में सार्वजनिक रूप से फांसी पर इसको चढ़ा दिया है। अब देखिए इसके बाद आ जाता है आतंक का राज। 1793 से लेकर 94 के बीच का जो समय है इसको आतंक का युग कहा जाता है, क्योंकि इस समय सत्ता में जैकोबिन क्लब का जो नेता था रॉबेस्पियर, ये सत्ता में काबिज हो जाता है और रॉबेस्पियर ने जो है नियंत्रण और दंड की सख्त नीति अपनाई है। जो भी व्यक्ति इसके अगेंस्ट थे, जैसे कुलीन हो, पादरी हो या फिर जो अन्य राजनीतिक दलों के व्यक्ति हैं जो कि रॉबेस्पियर की कार्यशैली से असहमति रखते थे, इन सबको इसने गिरफ्तार करवा के जेल में डाल दिया है और इन सब पर न्यायालय में मुकदमा चलवाया है। जो भी व्यक्ति न्यायालय में दोषी पाए जाते थे उन्हें गिलोटिन पर चढ़ाकर उनका सिर कलम कर दिया जाता था। देखिए गिलोटिन जो एक प्रकार का उपकरण होता है, इस तरह का उपकरण होता है जिसमें ऊपर की तरफ एक भारी सा ब्लेड लगा होता है और नीचे एक फट्टा लगा होता है। आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, इस फट्टे में व्यक्ति की गर्दन फंसा दी जाती है और ऊपर वाले ब्लेड को एकदम से छोड़ा जाता है, तो अचानक से ब्लेड जब नीचे गिरता है तो उसकी वजह से गर्दन पलक झपकते ही कट जाती है। तो इसने अपने जो विरोधियों को न्यायालय में मुकदमा चलवाकर उनको दोषी ठहरवाया और उनको गिलोटिन चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी है। रोबेस्पियर सरकार ने कानून बनाकर मजदूरी और कीमतों की जो अधिकतम सीमा है ये भी तय कर दी है, ताकि मजदूरी लोगों को नियत मिले और वो मजदूरी में लोगों के साथ बुरा बर्ताव ना हो, मजदूरी में लोगों का शोषण ना हो सके। इसलिए इसने ये किया है कि मजदूरी और कीमतों की अधिकतम सीमा जो है वो तय कर दी है। अब यहाँ पर गोश्त और पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई है, यानी जो मांस है और जो पाव रोटी है जिस पर फ्रांस की बहुसंख्यक जनता डिपेंड करती है, उसकी राशनिंग कर दी, उसकी राशनिंग की दुकानें खोली गई हैं। जैसे पहले क्या होता था, पहले लोगों की प्राइवेट दुकानें थी तो लोग जमाखोरी करते थे, जमाखोरी की वजह से कीमतें बढ़ती थी और लोगों को राशन नहीं मिल पाता था। अब यहाँ पर क्या है, राशन की दुकानें खोल दी गई हैं, तो राशन की दुकानों से लोगों को प्रॉपर गोश्त और पाव रोटी मिल पा रही है। किसानों को अपना अनाज सरकारी कीमतों पर बेचने के लिए बाध्य किया गया है। अब देखिए यहाँ पर यह भी है कि जब गोश्त और पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई है तो किसानों के ऊपर भी इसने प्रतिबंध लगाया है। अब ये नहीं है किसान अपने मनमर्जी से अनाज बेचेगा, नहीं, किसान जो है जो सरकारी कीमतें हैं उन सरकारी तय कीमतों पर ही अपना अनाज बेच सकता है। इसके अलावा सभी नागरिकों के लिए साबुत गेहूं से बनी और बराबरी का प्रतीक मानी जाने वाली जो समता रोटी है ये खाना अनिवार्य कर दिया है। यानी ऐसा नहीं है कोई व्यक्ति अगर अमीर है तो अच्छी गुणवत्ता का आटा यूज करेगा, अच्छी गुणवत्ता की रोटी खाएगा, नहीं, सभी जितने भी नागरिक हैं उन सबको समता रोटी खानी है। इस तरह का यहाँ पर इन्होंने एक रूल बना दिया है कि सभी लोग समता रोटी ही खाएंगे, समता रोटी खाना ही सबके लिए अनिवार्य है। यानी यहाँ पर गरीबी और अमीरी का भेद मिटाने के लिए इन्होंने समता रोटी को खाना अनिवार्य कर दिया है। इन सब चीज़ों के अलावा यहाँ पे परंपरागत जो बोलचाल की भाषा है इसमें भी इसने बदलाव किया है। तो परंपरागत मानस्यूर, इसको महाशय कहा जाता है, मदाम का मतलब होता है महोदया, इनके स्थान पर अब सभी फ्रांसीसी पुरुषों और नागरिकों को सितोयेन, सितोयेन का मतलब है नागरिक और सितोयेन का मतलब होता है नागरिका, इस नाम से संबोधित किया जाने लगा है। इसके काल में चर्चों को बंद कर दिया गया है और उनके भवनों को बैरक या दफ्तर बना दिया गया है। अब देखिए जैसा कि आप लोग जानते हैं, स्टार्टिंग में कोई भी सरकार आती है उसकी नीतियां सबको अच्छी लगती हैं, लेकिन जब वही नीतियां कड़े ढंग से लागू की जाती हैं, सख्ती से लागू की जाती है, तो जनता त्रहिमाम त्रहिमाम चलाने लगती है। तो यहां पर भी यही हुआ। स्टार्टिंग में जो निम्न तबका रोबेस्पियर का समर्थन कर रहा था, रोबेस्पियर की कठोर नीतियों से परेशान होने लगा। अब उसे लगने लगा कि रोबेस्पियर बहुत से ज़्यादा कठोर है, इतना कठोर भी नहीं होना चाहिए। तो रोबेस्पियर ने जो अपनी जो नीतियां सख्ती से लागू की थी, इससे उसके समर्थक जो थे त्राही त्राही करने लगे। अब जैसे समता रोटी खानी है, किसान अपना अनाज जो है सरकारी कीमतों पे बेचेंगे,
गोश्त और पाव रोटी की राशनिंग कर दी गई है, चर्च बंद कर दिए गए, तो कहीं ना कहीं लोग अब लगने लगा है कि बहुत ज़्यादा ये निरंकुशता दिखा रहा है, बहुत ज़्यादा अपनी तानाशाही दिखा रहा है। अंततः इनका भी वही हश्र होता है। अंततः जुलाई 1794 में न्यायालय ने जो है इनको दोषी ठहराकर इनको पकड़कर जो है गिलोटिन पर चढ़ा दिया गया है, यानी इनको भी इनका सर कलम कर दिया गया है। अब आप देख पा रहे हैं गिलोटिन कुछ इस तरह का यंत्र होता है, यानी बताया भी गया है, जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर दो खंभों के बीच लटकते हुए आरे वाली मशीन थी, जिस पर एक अपराधी का सर रखकर इसको धड़ से अलग कर दिया जाता था। इस मशीन का नाम जो है इसके आविष्कारक डॉक्टर गिलोटिन के नाम पे पड़ा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं गिलोटिन। देखिए, रॉबेस्पियर को मृत्युदंड दिए जाने के बाद जो जैकोबिन सरकार है इसका पतन हो जाता है, और इसके पतन के साथ ही फ्रांस में एक नए प्रकार की शासन व्यवस्था की नींव पड़ती है, जिसको डायरेक्टरी शासन कहा गया है। तो अब हम लोग यहाँ पर डायरेक्टरी शासित फ्रांस के बारे में पढ़ेंगे। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद जो सत्ता है वो फिर से मध्य वर्ग के संपन्न तबके के हाथ में आ जाती है। ये वही लोग हैं जिन्होंने नेशनल असेंबली को लीड किया था, तो इनके हाथ में सत्ता फिर से आ जाती है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग फिर से संविधान में चेंजेस करते हैं, और नए संविधान के तहत जो संपदविहीन तबका है इससे ये लोग वोट डालने का अधिकार छीन लेते हैं। यानी रॉबेस्पियर ने संपदविहीन तबके को वोट डालने का अधिकार दिया था, लेकिन ये लोग क्या करते हैं, फिर से सत्ता में आने पर संविधान चेंज करके जो संपदविहीन तबके के लोग हैं उनसे वोट डालने का अधिकार ये लोग छीन लेते हैं। साथ ही संविधान में 2 चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान भी शामिल किया गया था। इन परिषदों ने 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया। अब देखिए, अब इन लोगों का ऐसा मानना था कि रॉबेस्पियर के शासनकाल में तानाशाही कहीं ना कहीं स्टार्ट की गई, क्योंकि इन्हें लगने लगा था किसी एक व्यक्ति के हाथ में अगर सत्ता होगी तो वो फिर से अपनी मनमर्जी चलाएगा, तो ऐसे में लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो पाएगी। तो इन्होंने इस चीज़ का हल निकालने के लिए ये किया कि यहाँ पर 2 विधान परिषदें चुनी गई, और विधान परिषदों के सदस्य जो हैं 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी का चुनाव करेंगे, जहाँ पर कार्यपालिका में 5 सदस्य होंगे, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं। और ये 5 सदस्य जो हैं आपसी सहमति से शासन चलाएंगे। इससे फायदा ये होगा कि कोई व्यक्ति सत्ता में अकेले काबिज नहीं हो पाएगा, क्योंकि पांचों का रोल यहाँ पे बराबर है और पांचों का अपनी सहमति से सत्ता चलानी है। लेकिन इसमें भी यहाँ पर दिक्कत थी, जब ये 5 लोग सत्ता में कार्यपालिका में बिठा दिए गए जिन्हें सत्ता चलानी थी देश की, अब इनमें भी कई बार आपस में सहमति नहीं बन पाती थी। कई बार स्थिति ये भी देखी जाती थी कि ये जो कार्यपालिका डायरेक्टरी है इसका जो है विधान परिषदों के साथ झगड़ा हो जाता था। तो ऐसे में विधान परिषदें सोचती थी कि इन्हें बर्खास्त कर दिया जाए, तो कहीं ना कहीं इनमें भी खींचतान बना रहा। डायरेक्टरी की राजनीतिक अस्थिरता की वजह से सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त कर दिया। यानी इन सब की जो अस्थिरता है, यानी जो शासन व्यवस्था की जो डायरेक्टरी शासित फ्रांस वाली जो कॉन्सेप्ट है, इसकी वजह से यहाँ पर एक राजनीतिक अस्थिरता क्रिएट हुई, और उस राजनीतिक अस्थिरता के बीच में यहाँ पर फिर से नेपोलियन बोनापार्ट का उदय होता है, और इसने फिर से फ्रांस में राजशाही वंश की स्थापना की। अब आगे यहाँ पर महिलाओं की स्थिति के बारे में चर्चा की गई है। यहाँ पे पूछा गया है कि क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई। देखिए, ये हमारे लिए भी जानना जरूरी है, क्योंकि हम अक्सर पढ़ते हैं 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई, लेकिन हम हर बार वहाँ की महिलाओं की उपेक्षा कर देते हैं। हमारे लिए जानना जरूरी है कि उस समय की जो तत्कालीन समाज की महिलाएं थीं उनकी क्या भूमिका थी, क्या उन्हें भी इस क्रांति का लाभ मिला। अगर हम उस समय के तत्कालीन समाज की महिलाओं की बात करें तो उस समय की अधिकांश महिलाएं जो थीं वो घरेलू कामकाज में लगी हुई महिलाएं थीं। यानी वो बच्चों की परवरिश करती थीं, खेती बाड़ी का काम करती थीं, इसके अलावा घर में खाना पकाना, कपड़े या बर्तन धोना, अपने जो फार्म हैं यानी जिनमें मुर्गी या फिर जो भेड़ बकरियां पली हुई हैं उनकी देखभाल करना, ये सब घरेलू काम करती थीं। तो महिलाएं कहीं ना कहीं उस समय दबी हुई थीं और पितृसत्तात्मक समाज का हिस्सा थीं, यानी उन्हें पुरुषों के बराबर अधिकार नहीं मिले थे। जिस समय ये क्रांति की आग भड़की है तो कुछ महिलाएं जागरूक हुई हैं। जो महिलाएं जागरूक हुई हैं, जागरूक होकर उन्होंने भी अपना संगठन बनाया है, और ये महिलाएं लगातार ये प्रयास कर रही हैं कि कैसे भी उन्हें भी समानता के अधिकार मिलें, उन्हें भी पुरुषों के बराबर अधिकार मिलें, और वो भी शासन में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। इसके लिए महिलाओं ने प्रयास भी किया है। 5 अक्टूबर 1789 के दिन महिलाएं जो है पेरिस से वर्साय जाकर राजा को अपने साथ लेकर लौटी थीं। यानी ये महिलाएं जो है वर्साय में जहाँ पर राजा का शाही राजमहल था तो वहाँ तक गई हैं और राजा को अपने साथ लेकर लौटी हैं कि राजा कैसे भी करके उनकी बात मानेगा। लेकिन चूंकि राजा खुद अपने आप में दबाव में था, राजा खुद नेशनल असेंबली के आगे घुटने टेक चुका था, तो राजा ने इनकी बात नहीं मानी है। तो वो चीज़ यहाँ पे बताई गई है। उस समय की जो अधिकांश महिलाएं थीं उनके पास पढ़ाई लिखाई और व्यवसाय प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल संपन्न घरों की जो लड़कियां हैं, यानी जो कुलीन घरों की लड़कियां हैं या फिर तीसरे स्टेट के जो धनी परिवारों की लड़कियां हैं, यही कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ पाती थीं। अधिकांश महिलाएं जो है अपने घरेलू कामकाज में लगी हुई महिलाएं थीं। लेकिन धीरे धीरे करके जब क्रांति की आग भड़की है, पुरुषों में जागरूकता आई है, पुरुषों का उन्होंने रवैया देखा है,
तो महिलाएं भी जागरूक होने लगी हैं। महिलाओं ने भी अपने अधिकारों पर चर्चा करने के लिए खुद के राजनीतिक क्लब शुरू किए हैं और अखबार निकाले हैं। उनमें द सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वुमेन सबसे फेमस क्लब था, जो कि महिलाओं के लिए समर्पित था, महिला अधिकारों के लिए समर्पित था। फिर बाद में जब 1791 में संविधान बना है, तब महिलाएं बहुत ज़्यादा निराश हुई हैं। भाई महिलाओं को लगा है कि एक तो यहाँ पर आप कह रहे हैं संवैधानिक गणतंत्र स्थापित कर रहे हैं, ये संवैधानिक गणतंत्र में महिलाओं की उपेक्षा कर रहे हैं, ये कैसा संवैधानिक गणतंत्र स्थापित कर रहे हैं। तो महिलाएं जो है इस बात से काफ़ी ज़्यादा निराश हुई हैं कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया, उन्हें सक्रिय नागरिक नहीं माना गया, यानी उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं दिया गया। इस बात से काफ़ी ज़्यादा निराश हुई हैं। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के लिए जीवन में सुधार लाने के लिए कुछ कानून बनाए हैं। यानी ऐसा नहीं है कि 1791 में जो संवैधानिक गणतंत्र वाली सरकार बनी थी उसने सुधार नहीं किए, कुछ सुधार जरूर किए हैं। हालांकि महिलाओं को वोटिंग का अधिकार नहीं दिया है। जैसे कि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सभी लड़कियों के लिए अनिवार्य स्कूली शिक्षा कर दी है। और पहले क्या होता था, पहले जो महिलाएं होती थी जैसे ही वो वयस्क होती थी वैसे ही उनके पिता जो है उनकी जबरदस्ती शादी करा देते थे। लेकिन अब ये सरकार ने प्रावधान कर दिया है कि किसी भी लड़की की उसकी मर्जी के बिना शादी नहीं करवा सकते हैं, उसको शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा विवाह पंजीकरण को बाध्य कर दिया गया है, विवाह पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। और अब तलाक की अर्जी जो है महिला और पुरुष दोनों डाल सकते हैं, तो तलाक की अर्जी दोनों को देने का अधिकार कर दिया गया है। इस तरह के कुछ यहाँ पे बदलाव जो है महिलाओं के लिए किए गए हैं। हालांकि फिर भी महिलाएं जो थी निष्क्रिय नागरिक ही थी। अंततः एक लंबे संघर्ष के बाद लगभग 150 साल के बाद 150 साल के बाद सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार हासिल किया है। यानी यहाँ पर लगभग 150 साल के बाद फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार का अधिकार मिला है। यहाँ पर एक फ्रांस की क्रांतिकारी महिला हैं जिनका नाम है ओलंप दे गूंज। ये उस समय की फ्रांस की सबसे राजनीतिक रूप से सक्रिय महिलाओं में से एक थी। इन्होंने 1791 का जो संवैधानिक गणतंत्र है, तो संवैधानिक गणतंत्र के तहत जो पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया गया था उसका इन्होंने जमकर विरोध किया है। इनका मानना यह था कि इसमें केवल पुरुषों का ध्यान रखा गया है, महिलाओं के अधिकारों की बात ही नहीं की गई है। इसलिए इन्होंने इसके विरोध में सन 1791 में महिला एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया है और इसे उस समय के शासक के पास और नेशनल असेंबली के पास उसकी प्रतियां भेजी भी हैं। हालांकि इनकी बात उतनी ज़्यादा मुखरता से रखी नहीं गई है और इनकी बात को दबा दिया गया है। सन 1793 में ओलंप दे गूंज ने महिला क्लबों को बंद किए जाने का विरोध किया है। इसकी वजह से इनको देशद्रोह का मुकदमा चलाकर इनको जेल में डाल दिया गया है और अंततः इन्हें फांसी पर लटका दिया गया है। अब यहाँ पर है दास प्रथा का उन्मूलन। देखिए, जैसे हमने महिलाओं के बारे में जाना कि 1789 की क्रांति के बाद महिलाओं के जीवन पर क्या असर पड़ा, तो वैसे ही हम यहाँ पर दासों के बारे में देखेंगे कि 1789 की क्रांति से दास प्रथा पर क्या असर पड़ा। उस समय के समाज में दास प्रथा का प्रचलन बहुत ज़्यादा था। दासों का खूब व्यापार होता था। जो कैरिबियाई उपनिवेश हैं जिनमें मार्टिनिक, गौडेलोप और सेंट डोमिंगो शामिल हैं, यहाँ पर तंबाकू, नील, चीनी और कॉफ़ी जैसी जो फसलें हैं ये दासों की मदद से ही उगाई जाती थीं। ये दास जो हैं यहाँ फसलों को उगाने में एक अहम योगदान देते थे और ये जो उपनिवेश हैं ये वस्तुओं के महत्वपूर्ण आपूर्ति करता थे। चूँकि ये जो कैरिबियाई उपनिवेश हैं ये फ्रांस से काफ़ी दूर स्थित थे और यहाँ पर फ्रांसीसी नागरिक काम करने को तैयार नहीं थे, यहाँ पर जाने के लिए, काम करने के लिए तैयार नहीं थे। तो ऐसे में यहाँ पर जो भी खेतीबाड़ी का कार्य संपन्न कराया जाता था वो दासों की मदद से कराया जाता था। तो उस समय बागानों में श्रम की जो कमी है इसको यूरोप, अफ्रीका और अमेरिका के बीच जो त्रिकोणीय दास व्यापार होता था इसके द्वारा पूरा किया जाता था। दास व्यापार जो है 17वीं शताब्दी में स्टार्ट हुआ था और फ्रांसीसी सौदागर जो हैं बोर्दे या फिर नान्ते बंदरगाह से अफ्रीकी तट पर जहाज ले जाते थे, जहाँ पे स्थानीय सरदारों से दास खरीदते थे और वहाँ से ये दासों को दाग कर उन्हें हथकड़ियाँ डालकर अटलांटिक महासागर के पार कैरिबियाई देशों तक 3 माह की लंबी समुद्री यात्रा तय करके वहाँ तक ये ले जाते थे और फिर वहाँ पर उन्हें बागान मालिकों को बेच देते थे। तो ऐसे करके दास व्यापार से यहाँ के जो भी बिचौलिए थे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा होता था। अब जब 1791 में यहाँ पर संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना की गई है तो जो नेशनल असेंबली है उसने भी दासों के खिलाफ या दासों के हित में कोई कानून बनाने से परहेज किया है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि अगर हम दासों के हित में कोई कानून बना देंगे तो हो सकता है कि जो बड़े व्यापारी इस व्यापार में शामिल हैं वो कहीं ना कहीं हमसे नाराज ना हो जाएं। तो दास व्यापार पर निर्भर व्यापारियों के विरोध के भय की वजह से नेशनल असेंबली में कोई कानून पारित नहीं किया गया। हालांकि बाद में जब रॉबेस्पियर का शासनकाल आया है तो उसमें अंततः सन 1794 के कन्वेंशन ने फ्रांसीसी उपनिवेशों में सभी दासों की मुक्ति का कानून पारित कर दिया है। लेकिन जब नेपोलियन बोनापार्ट सत्ता में आया है इसने फिर से बागान मालिकों को अफ्रीकी जो नीग्रो लोग हैं, नीग्रो मतलब काले लोग हैं,
इनको गुलाम बनाने की स्वतंत्रता दे दी है। अंततः सन 1848 में फ्रांस के जितने भी उपनिवेश हैं उनमें दास प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया है, यानी कि दास प्रथा की समाप्ति फ्रांस से पूरी तरह से 1848 में हुई है। नीग्रो का अर्थ जानते होंगे, नीग्रो का अर्थ होता है अफ्रीकी काले व्यक्ति, यानी अफ्रीका में सहारा रेगिस्तान के सारे रहने वाले जो स्थानीय लोग हैं इनको नीग्रो कहा जाता है। आगे यहाँ पर क्रांति और रोजाना की जिंदगी के बारे में बात की गई है, यानी क्रांति के बाद लोगों के जो डेली की लाइफ स्टाइल है उस पर क्या असर पड़ा। देखिए, वास्तिल के विध्वंस के बाद जो सम्राट की शक्तियां हैं वो समाप्त हो गई और ऐसे में सन 1789 में सेंसरशिप की समाप्ति का कानून अस्तित्व में आया और लोगों को आज़ादी दी गई। लोगों को अपने विचारों को व्यक्त करने की अब आज़ादी मिल गई। पहले क्या होता था कि पहले प्राचीन राजतंत्र के अंतर्गत जो तमाम लिखित सामग्री थी या फिर सांस्कृतिक गतिविधियां होती थी, जैसे कि किताब, अखबार या नाटक, इनको राजा के जो सेंसर के अधिकारी हैं इनके द्वारा पास किया जाता था। उसके बाद इन्हें प्रकाशित या फिर मंचित कर सकते थे, क्योंकि उस समय शासक को ऐसा लगता था कि कहीं ना कहीं इसमें अगर अव्यक्ति आज़ादी दे देंगे तो लोग राजा का मजाक उड़ाएंगे, राजा के खिलाफ लोगों को भड़काएंगे। इस वजह से यहाँ पर सेंसरशिप लगा रखी थी। भारत की बात करें तो भारत में भी आप लोग देखेंगे कि हमारे यहाँ जो मूवियाँ रिलीज होती हैं बड़े पर्दे पर, उन सबको सेंसर बोर्ड प्रमाणित करता है। सेंसर बोर्ड का जब सर्टिफिकेट मिल जाता है तभी वो मूवियाँ हमारे यहाँ पर जारी की जा सकती हैं, हमारे यहाँ जो है तभी रिलीज की जा सकती हैं। तो सेंसर बोर्ड उनमें देखता है कोई सीन ऐसा तो नहीं है जिससे कि समाज में एक खाई पैदा हो या समाज में लोग भड़क जाएं, कोई धर्म विशेष भड़क जाए, कोई जाति भड़क जाए या फिर सरकार की आलोचना की गई हो हद से ज़्यादा। तो सेंसर क्या करता है, उनमें अपनी कटौती करता है। सेंसर जो उनको देखता है कि क्या वाकई में ये मूवी समाज के लायक है या नहीं है, या किसी की भावना को आहत तो नहीं कर रही है, तभी वो उसको रीड करने की परमिशन देता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी कभी सेंसरशिप हुआ करती थी, लेकिन जब 1789 में बास्टिल का विध्वंस हो गया है तब यहाँ पर एक सेंसरशिप को खत्म करने वाला कानून लाया गया है और लोगों को अब इससे आज़ाद कर दिया गया है। अब अधिकारों के घोषणा पत्र ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसको नैसर्गिक अधिकार घोषित कर दिया है। इसी के साथ लोगों ने जो है जमकर अपने विचारों को पुस्तकों के माध्यम से, अखबार या लेखों के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका लाभ भी मिला है। धीरे धीरे करके यहाँ पर इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पर चेतना बढ़ती गई है। अब यहाँ पर नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बात की गई है। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं 1789 में फ्रांस में क्रांति के बाद 1791 में संवैधानिक राजतंत्र की सरकार बनती है। हालांकि ये सरकार ज़्यादा दिन तक नहीं चल पाती है। 1792 तक आते आते सरकार ये चली जाती है, यानी यहाँ पर लुई 16 को फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। इसी के साथ यहाँ पर एक नए युग का शुभारंभ होता है और यहाँ पर अब लोकतंत्रात्मक सरकार की स्टार्टिंग होती है। तो 1793-94 का जो समय रहा है यहाँ पर, वो आतंक का समय रहा है, क्योंकि रोबेस्पियर ने सरकार जो है अपनी मनमानी ढंग से चलाई है, सख्त नियमों से चलाई है और लोग उससे भी ऊब जाते हैं। तो ऐसे करके रोबेस्पियर को भी फांसी पे चढ़ा दिया जाता है। फिर 1795 से बाद में वहाँ पर जो डायरेक्टरी का शासन रहता है, तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि डायरेक्टरी के शासन में भी कई सारी दिक्कतें थी, क्योंकि डायरेक्टरी का विधान पार्षदों के साथ तालमेल नहीं बैठ पा रहा था। तो ऐसे करके वहाँ पर भी कहीं ना कहीं राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी। इसी बीच में मौका पाकर 1804 में नेपोलियन ने खुद को फ्रांस का सम्राट घोषित कर दिया है। तो इसी के साथ फ्रांस में एक बार फिर से राजतंत्र की स्थापना हो गई है। नेपोलियन ने जो है फ्रांस के अगल बगल में लगे हुए जो पड़ोसी देश थे उन पर भी आक्रमण किया है। नेपोलियन खुद को यूरोप के आधुनिकीकरण का अग्रदूत मानता था। इसने जो है निजी संपत्ति की सुरक्षा के कानून बनाए हैं और दशमलव पद्धति पर आधारित नापतोल की एक समान प्रणाली चलाई है। स्टार्टिंग में लोगों को लगता था कि नेपोलियन मुक्तिदाता है। इन लोगों को लगता था कि भाई नेपोलियन जब आया है तो कुछ ना कुछ बदलाव आएगा, कुछ बड़ा होगा। जैसे लोगों का विश्वास रोबेस्पियर को लेकर था, वैसे उनका विश्वास नेपोलियन को लेकर भी था। उन्हें लगता था कि नेपोलियन अब आया है तो हो सकता है जो राजतंत्र है वो फिर से स्थापित हो, राजतंत्र पहले की तुलना में अच्छे से चलाया जा सके। लेकिन जल्दी उन्हें लगने लगा कि भाई नेपोलियन बहुत ज़्यादा एग्रेसिव टाइप का व्यक्ति है, हमलावर टाइप का व्यक्ति है और निरंकुश है। तो जल्दी उसकी सेनाओं को लोग हमलावर मानने लगे। अंततः 1815 में वाटरलू के युद्ध में उसकी हार होती है। इसके बाद यहाँ पर फिर से राजतंत्र की समाप्ति हो जाती है। अब अंत में हम लोग जानेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति का विश्व में क्या प्रभाव पड़ा। देखिए, फ्रांसीसी क्रांति से स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के विचार निकले, जो कि 19वीं सदी में फ्रांस से निकलकर बाकी यूरोप में फैल गए। और इन विचारों की वजह से जहाँ कहीं भी सामंती व्यवस्था थी उसका नाश हुआ। यहाँ के जो विचार हैं, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व वाले जो विचार हैं, ये न केवल पूरे यूरोप में बल्कि पूरी दुनिया में फैले
और दुनिया के कई देशों ने इन विचारों को अपने संविधान में भी समाहित किया। औपनिवेशिक समाजों ने संप्रभु राष्ट्र राज्य की स्थापना के अपने आंदोलनों में दासता से मुक्ति के विचार को नई परिभाषा दी। यानी यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, फ्रांस सबसे पहला देश था जिसने कि दासों के ऊपर कानून बनाया, दासता से मुक्ति प्रदान की। तो बाद के समय में जहाँ जहाँ दासता लागू थी, जहाँ जहाँ लोग स्लेवरी कर रहे थे, तो उनके पास भी एक मौका मिला कि उन्हें भी दासता को खत्म करना चाहिए। ऐसे करके दासों को एक नया जीवन फ्रांस की क्रांति के बाद ही मिला है। इसके अलावा भारत में देखें तो भारत में भी आप लोग पाएंगे कि स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व के जो विचार संविधान में आप लोग देखते हैं वो फ्रांस की क्रांति से निकले हुए विचार ही हैं, जो कि हम लोगों ने अडॉप्ट किए हैं। हमारे यहाँ पर टीपू सुल्तान और राजा राममोहन राय जैसे क्रांतिकारी जो थे, इन्होंने फ्रांस से उपजे हुए विचार थे, इनसे प्रेरणा ली है। तो ये हमारे यहाँ पर दो यूनिक एग्जाम्पल हैं फ्रांस की क्रांति के विचारों को अपनाने वाले लोगों में। इसी के साथ आपका ये लेक्चर समाप्त हो जाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अब आप लोगों को किसी प्रकार के हैंड रिटन नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग डायरेक्ट हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर वहाँ पर इस सीरीज से संबंधित नोट्स को परचेज कर सकते हैं। आपको नोट्स के साथ साथ अभ्यास प्रश्नों की श्रृंखला भी देखने को मिलेगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है। मैं आप सबको यही सलाह दूंगा कि अब आप लोग नोट्स ना बनाएं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से नोट्स तैयार करवाए हैं, जिसमें कि आपको अभ्यास प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं और हर बिंदुवार चीज़ को हाईलाइट भी किया गया है। तो आप लोग अगर यहाँ से नोट्स अगर खरीद लेते हैं तो आपका ही फायदा होगा, आपको समय की बचत होगी और आप अन्य विषयों पर भी ध्यान दे पाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सीरीज पसंद आ रही होगी। आप लोग इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। तो आज बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।